LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम लोग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। थर्ड लॉ में कहा गया है कि एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक का पाठक मिले। यानी आपके लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, उन सबों का कोई ना कोई यूजर होना चाहिए। क्योंकि लाइब्रेरी तो एक प्रकार का संस्थान है जिसमें बहुत सारी बुक्स या अदर इंफॉर्मेशंस होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बुक के फॉर्म में है या मैप है या एटलस है या किसी प्रकार से फॉर्म में है, वह तो स्वयं यूजर के पास जा ही नहीं सकता है क्योंकि वो निर्जीव होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसा कुछ किया जाए लाइब्रेरी के द्वारा जिससे कि बुक्स जो है यूजर तक जाए, यानी यूजर वहां तक पहुंचे, यूजर को पता चले कि लाइब्रेरी में इस प्रकार की बुक्स है जो हमारे उपयोग के लिए है। तो इस प्रकार से ये थर्ड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ को भी फुलफिल करता है और सेकेंड लॉ को भी करता है। जैसे फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े थे कि बुक्स फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है, तो पुस्तकें उपयोग के लिए है। यहां भी कहा गया है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तो एक दूसरे से मिलता जुलता है। लेकिन इसको हम लोग थर्ड लॉ में देखते हैं किस प्रकार से थर्ड लॉ को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला इसके लिए जरूरी है कि ओपन एक्सेस होना चाहिए। ओपन एक्सेस हम लोग आजकल देखते हैं मॉल वगैरह में बहुत सारे सामान जो मॉल में होते हैं वो खुला हुआ रहता है, हैंगर में कपड़े टांगे हुए रहते हैं, ग्रोसरी के आइटम्स ओपन रखे हुए रहते हैं। हम लोग जाते हैं, उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह से लाइब्रेरी में भी जो इंफॉर्मेशन मटेरियल्स हैं हमारे लिए उपयोग के लिए, वह लाइब्रेरी में इस प्रकार से हो कि यूजर आसानी से वहां तक पहुंच सके। यूजर को उसके लिए किसी प्रकार का बंदिश का सामना न करना पड़े। तो जरूरी है कि लाइब्रेरी में बुक्स का जो हम लोग स्टेक रूम तक जाते हैं तो वह ओपन होना चाहिए, यानी यूजर डायरेक्ट स्टेक एरिया में जाएं और वहां से बुक्स को पसंद करें और पसंद कर करके इशू करवा सकें। अब एक आप उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आपको प्रेमचंद की कोई उपन्यास पढ़नी है, सपोज आप गोदान पढ़ना है। आप गोदान को के पास गए, गोदान को पलट रहे हैं, वही प्रेमचंद की दूसरी बुक मिल गई, दूसरी उपन्यास मिल गई। वहां पर वो गबन है, आपको कुछ उसका कंटेंट देखे लगा कि अरे यही अच्छा है, इससे ज्यादा बढ़िया तो ये है, या हम उपन्यास इसको थोड़ा बहुत तो पढ़ भी चुके हैं, गोदान को गबन पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोई बगल में और भी उपन्यास है, उसको देख करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, सपोज मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की ही कोई बुक है, एक ऑथर की बुक है, हम लोग गए देखने के लिए क्लासिफिकेशन में ये ऑथर की बुक्स है, देखे दूसरा कंटेंट, देख दूसरे बुक का भी देखे कंटेंट, कुछ लगा इसे परिवर्तन है, दूसरा ऑथर का बुक है, तो हम इसको नहीं लेकर के हम उस ऑथर का बुक लेकर के चले गए। यानी कि हमें जब ओपन एक्सेस के अंतर्गत जब स्टेक एरिया में जाने का मौका मिलता है तो खुद ही अलमीरा पर जाकर के हम बुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस बुक को हम नहीं जानते थे कि ये बुक यहाँ है भी, वो वहां पता चलता है कि ये लाइब्रेरी में बुक है, या कुछ जिसके बारे में पता नहीं भी था उसके बारे में हम लोग बुक को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइब्रेरी में अगर ओपन एक्सेस सिस्टम होता है तो यह फुलफिल करता है थर्ड लॉ को भी, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो ओपन एक्सेस बहुत ही जरूरी है किसी भी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरी मेरा डेवलप करे, लाइब्रेरी के अधिक से अधिक यूजर्स आवे और मेरे बुक्स का जो है मेरे पास जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह बुक्स ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, तो आपको लाइब्रेरी का ओपन एक्सेस सिस्टम में रखना पड़ेगा। सेकंड है निधानी व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट। लाइब्रेरी में जो भी बुक्स रखी जाए
वह अपने विषय के अनुसार अरेंज होना चाहिए। आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में इन करते हैं, सेल्फ एरिया में जाते हैं, तो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। अगर डीडीसी के अनुसार बुक्स अरेंज है तो लिखा हुआ रहता है 100। तो हम लोग जानते हैं, अगर यूजर हम लाइब्रेरी साइंस के हैं तो हम लोग को आसानी से पता चलता है कि 100 के अंतर्गत कौन सी बुक होगी। लेकिन चूंकि लाइब्रेरी में तो मैक्सिमम यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस के बारे में तो कुछ जानते नहीं, तो उनके लिए क्या रहता है, सेल्फ अरेंजमेंट के अंतर्गत लिखा हुआ रहता है कि इधर मान लीजिए ये हिस्ट्री की बुक्स है, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक्स है, ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बुक है, हिंदी है, संस्कृत है, लैंग्वेज तमिल है, तेलुगु है, ये सभी जो है लैंग्वेज की बुक, वो एक जगह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है जगह जगह पर। और लिखने के बाद क्या होता है, हम लोग उसके पास आसानी से पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अपने मनपसंद बुक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेल्फ अरेंजमेंट बहुत ही जरूरी चीज है। और सेल्फ अरेंजमेंट में एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बहुत ही आसान हो, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, सिंपल हो, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज किया जाए और क्लास के अनुसार बुक्स को अरेंज किया जाए। तो सेल्फ अरेंजमेंट जो है ये दूसरा चीज है, सेल्फ अरेंजमेंट। और ये अगर आप सही से सेल्फ अरेंजमेंट कर लिए हैं तो आपके लाइब्रेरी में बुक्स का मैक्सिमम यूज हो पाएगा। थर्ड लॉ को फुलफिल करने के लिए फिर हम लोग देखते हैं कुछ और भी चीजों को जोड़ना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। सूची प्रविष्टियां तैयार करनी पड़ती है। सूची प्रविष्टियां तैयार किया जाए, इसके लिए जरूरी है किसी न किसी रूल्स को फॉलो किया जाए। या तो हम लोग ASCR2 का यूज कर सकते हैं, या CCC का यूज कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन हम लोग कैटलॉग तैयार कर रहे हैं तो OPEC के द्वारा बहुत सारे जो है सो आसानी से हम लोग एंट्री करके कैटलॉग तैयार कर लेते हैं। तो यानी किसी न किसी भी प्रकार का कोई निश्चित रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिस रूल्स के अंतर्गत आप कैटलॉग जो है सो लाइब्रेरी में तैयार रखिए। प्रत्येक बुक का अपना अपना कैटलॉग होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि यूजर को पता चले, क्योंकि यूजर पूरे लाइब्रेरी में घूम करके कितने बुक्स को ढूंढ पाएगा, संभव नहीं है कि प्रत्येक बुक्स तक पहुंच जाए। अगर हम उसको ओपन भी कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बुक तक यूजर पहुंच सकेगा। तो कैटलॉग निश्चित रूप से होनी चाहिए, और कैटलॉग में खास करके मिनिमम किसी भी बुक्स का 3 कॉपी तो निश्चित तैयार होनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट, टाइटल और ऑथर, इन तीनों से कैटलॉग एंट्री बना हुआ रहे। इसके साथ ही साथ संभव हो तो सीरीज एंट्री भी बनना चाहिए, जिससे कि पता चले कि इस सीरीज की कौन कौन सी बुक है। सीरीज से भी लोग बुक सर्च करने आते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो रूल्स हैं कैटलॉगिंग में, उस रूल्स को फॉलो किया जाए। अगर हम लोग उस रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो यूजर को उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप ओपन एक्सेस कर भी दिए हैं तो भी एक कैटलॉग कार्ड बनना चाहिए। अगर ऑनलाइन व्यवस्था है तो बहुत अच्छा है। OPEC के द्वारा हम लोग जानते हैं कि बहुत आसानी से बुक को सर्च करते हैं। आजकल ISBN के द्वारा भी बुक सर्च हो रहा है, सीरीज से सर्च होता है, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट से तो होता ही है। सब्जेक्ट के साथ साथ जो सब सब्जेक्ट है उससे भी एंट्री बननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि एक ही बुक में एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत 2-3 सब सब्जेक्ट भी उसमें मेंशन रहते हैं। तो उस सब सब्जेक्ट को भी इंडिकेट करना चाहिए एंट्री में, जिससे कि पता चले उस बुक्स के अंतर्गत ये सब कंटेंट है, जैसे कि यूजर आसानी से उस कंटेंट का उपयोग कर सके। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फोर्थ है इसमें संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब क्या है? मैकेनिकल काम है, टेक्निकल काम है। यूजर के पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं रहता है लाइब्रेरी साइंस के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, तो वह उतने ढंग से उस टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पाता है। बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं कि वो कैटलॉग का जो पूरा बना हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, उसको भी वो नहीं यूज कर पाता है, उसको ये पता ही नहीं है। इसके लिए रेफरेंस सर्विस के द्वारा
नए नए यूजर्स को इंफॉर्मेशन दिया जाए, बताया जाए किस प्रकार से वो कैटलॉग कार्ड का यूज कर पाएगा, किस तरह से ओपेक का यूज करेगा और किस प्रकार से बुक को वह बुक तक पहुंच सके, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो संदर्भ सेवा विभाग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा का उपयोग जितना अधिक होगा, जितना बेहतरीन सर्विस अगर संदर्भ सेवा के द्वारा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपके लाइब्रेरी का मैक्सिमम बुक का यूज हो सकता है। लाइब्रेरी में अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ यूजर अधिक से अधिक आए और हमारे यहाँ के मैक्सिमम बुक्स का यूज हो जाए, मैक्सिमम जो स्टडी मटेरियल है उसका यूज हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ लोकप्रिय विभाग की स्थापना करना पड़ेगा आपको लाइब्रेरी में। लोकप्रिय विभाग क्या होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत सारे मॉल, कुछ होटल, रेस्तरां में आप देखते होंगे कि बच्चे के लिए कुछ मनोरंजक खिलौने दिए जाते हैं, रखे हुए रहते हैं और बच्चे वहां मनोरंजक खिलौनों को यूज करते हैं और अभिभावक निश्चिंत होकर के मार्केटिंग करते हैं या रेस्तरां का उपयोग करते हैं, मॉल का उपयोग करते हैं। बहुत सारे मॉल में भी अभी बच्चों के लिए स्पेशल विभाग बनाया गया है और उस मॉल में बच्चों को आप छोड़ दीजिए, उस विभाग में बच्चे खेल कूद रहे हैं, बच्चे टॉय का यूज कर रहे हैं और अभिभावक मार्केटिंग करते हैं। तो उससे एक साथ क्या हुआ कि आप जैसे जो अभिभावक चाहते हैं हमारे बच्चे हैं, हम कैसे मार्केटिंग करेंगे उस मॉल में जाकर के, बच्चे डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ ये सुविधा मॉल वो दे रहा है कि आप बच्चे को वहाँ छोड़ दीजिए उस सेक्शन में और आप निश्चिंत होकर मार्केटिंग कीजिए। इससे क्या होगा, मार्केटिंग ज़्यादा लोग करेंगे, वह निश्चित होकर मार्केटिंग करेगा। अगर वह 5,000 रुपये की मार्केटिंग करता, वो निश्चित होकर कर रहा है, हो सकता है 7,000 का भी करेगा, वो 8,000 का भी करेगा। इसी प्रकार से लाइब्रेरी में भी कुछ मनोरंजक विभाग एस्टेब्लिश होने चाहिए। नए नए यूजर के लिए आपको लुभाना है लाइब्रेरी के बारे में, तो आप उसमें न्यूज़पेपर सेक्शन रख दीजिए, मैगजीन सेक्शन रख दीजिए और यूजर पहले शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, धीरे धीरे उन्हें लाइब्रेरी की और एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा और स्टडी मटेरियल के बारे में पता चलेगा और धीरे धीरे वो लाइब्रेरी के बारे में दूसरे बुक्स का यूज करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आप लाइब्रेरी का उपयोग बढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरी में जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल्स हैं, उसका उपयोग बढ़ा सकते हैं। तो लाइब्रेरी अगर कुछ वैसे विभाग की स्थापना करता है तो लाइब्रेरी ज़्यादा सक्सेस करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लाइब्रेरी क्विज प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करती है। क्विज कंपटीशन में क्या होता है, अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं वहां पर क्विज कंपटीशन वो क्विज कंपटीशन में आते हैं भाग लेने के लिए, वो लाइब्रेरी का यूज करने नहीं आते हैं। वेन्यू रहता है लाइब्रेरी, और जब वो लाइब्रेरी में आके क्विज कंपटीशन में भाग लेता है या किसी ऐसे कंपटीशन में, तो उसे पता चलता है यहाँ की लाइब्रेरी भी है और लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की बुक्स। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी का उपयोग यानी बुक्स का उपयोग बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ विभाग की स्थापना करनी चाहिए लाइब्रेरी को, लोकप्रिय जो हो, जिसमें अधिक से अधिक लोग आवे। कुछ लोग पढ़ना बोरियत समझता है, लेकिन अगर उसी में खेल कूद की व्यवस्था हो, कुछ मनोरंजक स्पोर्ट्स रहें कि जिससे धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स के नाम पर आएगा और यूजर धीरे धीरे हमारा परमानेंट यूजर बन जाएगा लाइब्रेरी का। तो इस प्रकार से एक लाइब्रेरी में कुछ लोकप्रिय विभागों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि यूजर जो कि कभी कभी आने वाला यूजर है वो आपका अस्थायी यूजर हो जाए। और जब वो अस्थायी होगा तो स्वाभाविक है आपके यहाँ जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसका वो उपयोग करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रचार प्रविधियां, पब्लिसिटी मेथड्स। प्रचार प्रविधियां, प्रचार बहुत जरूरी चीज है अभी के दौर में।
अगर आपके पास बहुत बढ़िया वस्तु भी है, अगर आप उसका प्रचार नहीं करवा पाए हैं तो वो सेल नहीं होगी। इसी प्रकार से घटिया वस्तु भी है और उसका प्रचार प्रसार काफी हो जाए तो उसका जो है सो सेल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से लाइब्रेरी के बारे में भी है। यह मत सोचिए कि लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी हम पुस्तक ला दिए हैं, यूजर आएगा ही, ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरी में अगर अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं, उस स्टडी मटेरियल्स के बारे में यूजर तक जानकारी होनी चाहिए। जब तक यूजर नहीं जानेगा इस लाइब्रेरी में ये सब फैसिलिटी है, तब तक वो लाइब्रेरी में नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यूजर जानता है लाइब्रेरी में मटेरियल है, लेकिन वह एंट्री करने से उसको हेजिटेशन महसूस होता है, वह एंट्री नहीं करना चाहता, उसको लगता है हम जाएं, क्या पूछेगा, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो प्रचार प्रविधियां जो होती हैं उसके द्वारा समय समय पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है लाइब्रेरी। इसी तरह से किसी महापुरुष की जयंती के अवसर पर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया गया और लाइब्रेरी के बुक्स को प्रदर्शनी में लाके कुछ बुक्स को लाकर दिखा दिया गया। इससे क्या हुआ, बाकी लोगों को पता चल गया कि हाँ लाइब्रेरी में ये सब स्टडी मटेरियल्स भी है। जैसे मान लीजिए प्रेमचंद के जो है सो बर्थडे पर उनके साहित्य पर किसी प्रकार से भाषण प्रतियोगिता रखा जाए, और उसी के साथ साथ प्रेमचंद से रिलेटेड जो भी बुक्स है उस लाइब्रेरी में या हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड उस बुक्स की भी प्रदर्शनी वहां लगा दी जाए, उसका कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए लाइब्रेरी का। तो जो व्यक्ति आ रहे हैं प्रेमचंद के बर्थडे पर प्रोग्राम में आ रहे हैं, वह उस बुक्स को भी देखेंगे, और जब बुक्स को देखेंगे उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको यह पता ही नहीं था कि इसके पहले लाइब्रेरी में बुक्स थी, ये बुक भी है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी का हम कैसे मेंबर बन सकते हैं। ये सारी जानकारी प्रचार प्रविधियों के अंतर्गत ही आता है। जैसे एकेडमिक अगर लाइब्रेरी है तो जब न्यू सेशन शुरू होता है तो न्यू सेशन के समय स्टूडेंट को लाइब्रेरी के माध्यम से बताया जाए कि कैसे आप लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से लाइब्रेरी का आप मेंबर बन सकते हैं, कितने दिन आप बुक रख सकते हैं, लाइब्रेरी में कियोस्क है, उसका कियोस्क का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। ये सभी जानकारी प्रचार प्रविधियों के अंतर्गत ही संभव है। जब तक आप प्रचार नहीं कीजिएगा, अलग अलग मेथड से पब्लिसिटी नहीं कीजिएगा, तब तक उस लाइब्रेरी का विकास नहीं हो सकता है। और जब लाइब्रेरी में यूजर ही नहीं आएंगे तो आपके यहाँ जो स्टडी मटेरियल्स का उपयोग करेगा कौन। यानी प्रत्येक पाठक की जो पुस्तक मिलनी चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, यह संभव है जब आप पब्लिसिटी करते हैं, तभी उसके बाद संभव है। उसके बाद जरूरी है कि पुस्तक चयन की सही नीति रखी जाए। पुस्तक चयन भी बहुत जरूरी चीज है। आप सारी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन जब पुस्तक खरीदने की बारी आ रही है तो पुस्तक अद्यतन नहीं है, ओल्ड एडिशन की बुक अगर आप परचेज करके ले आते हैं, या बुक्स का अंदर कंटेंट को आप नहीं देखे हैं, बुक का सिर्फ शीर्षक जो होता है, टाइटल है, उसको देख करके आप बुक को परचेज कर लेते हैं, तो आपके लाइब्रेरी में यूजर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि लाइब्रेरी में बुक्स जो सिलेक्शन किया जाए उसके लिए सही सिस्टम उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। एकेडमिक लाइब्रेरी है तो टीचर और लाइब्रेरियन मिल करके बुक को सिलेक्ट करें, छात्रों का भी सहयोग लिया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो वहाँ जितने भी यूजर्स हैं उनसे एक प्रकार से मांगा जाए कि अगर आपको कुछ बुक पसंद है तो आप लिख करके दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उस विषय के, उनसे सलाह लेकर के पुस्तक को चयन किया जाए। और जरूरी नहीं है कि पुस्तक चयन करने महंगी किताबें ली जाए। जो जिस लैंग्वेज की पढ़ाई पढ़ते हैं उस जगह के व्यक्ति, तो उस लैंग्वेज की ही बुक परचेज की जाए, ज्यादा बेहतर होगा। वैसा बुक्स नहीं परचेज कर लिया जाए जिसका यूजर ही नहीं हो,
तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बुक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बुक सिलेक्शन करना चाहिए। तो अगर इतना चीज आप फुलफिल कर लेते हैं तो फिर कोई कारण ही नहीं है कि पुस्तकों का उपयोग नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक पुस्तक का एक पाठक होगा, क्योंकि जब आप बुक सिलेक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि इस बुक को हम परचेज करेंगे, इसका यूजर मेरे पास है कि नहीं। और जब तक आप उसको यूजर नजर नहीं आता है तब तक आप उस बुक को पसंद नहीं कीजिएगा, सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, और जब सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो परचेज ही नहीं होगा। तो इस प्रकार